न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नगर परिषद कर्मचारियों का हक के मांगों को लेकर धरना आंदोलन। सेलू नगर परिषद कामगार कर्मचारियों ने कई बार अपने मांगों को लेकर नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इन मांगों को नजरअंदाज किए जाने पर 14 अक्टूबर 2021 के रोज संप का इशारा दिया गया था। इसके बावजूद ध्यान नहीं देने से आज तारीख 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज कामगार कर्मचारी बेमुद्दत संप पर जा रहे हैं और संप के दरमियान सुबह 11 बजे से लेकर तो दोपहर 1 बजे तक नगर परिषद के सामने धरना आंदोलन किया गया है। तो आने वाले तारीख 25 अक्टूबर 2021 सुबह 11 बजे तिलक पुतले से लेकर तहसील कचहरी ऑफिस पर मोर्चा निकाला जाएगा। मोर्चे की दिशा तिलक पुतले से लेकर मठ गली और वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से तहसील कचहरी ऑफिस में मोर्चा जाएगा। इस मोर्चे के दौरान कुछ अनहोनी होती है तो नगर परिषद प्रशासन जिम्मेदार रहेगी, ऐसा निवेदन नगर परिषद सीईओ को मराठवाड़ा नगर परिषद और मनपा कामगार कर्मचारी यूनियन लाल बावटा की ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर कॉमरेड बाबू भाई उपाध्यक्ष इनके हस्ताक्षर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भाजपा महिला मोर्चा के ग्राम जिला अध्यक्ष डॉक्टर विद्याताई चौधरी इनके रायगढ़ कॉर्नर स्थित निवास स्थान पर 21 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मुलाकात की। इस समय डॉक्टर विद्याताई चौधरी और उनके परिवार ने चंद्रकांत पाटिल इनका सत्कार कर सम्मानित किया। इस समय पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम, महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, भाजपा नेता विजयराव वरपुड़कर, प्रमोद वाकोड़कर, मंगलताई मुदगलकर, सुप्रिया कुलकर्णी, राधाजी शेड़के, देशपांडे आदि हाजिर थे। श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय की ओर से वंचित भटके बच्चों को संस्कार क्लास का आयोजन। माजलगांव स्थित श्री सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय ने शहर के करीब गेवराई रास्ते के इलाके में पाल घर बस्ती करके रहने वाले भटके विमुक्त जमात के बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रहते हैं उन्हें संस्कार क्लास का आयोजन किया। सिद्धेश्वर दत्तोपंत ठेंगड़ी इनके जन्मदिन शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह उपक्रम लिया गया। इस समय श्री सिद्धेश्वर शिक्षा संस्था के अमरनाथ खुरपे, मुख्याध्यापक बाबूराव आड़े, उप मुख्याध्यापक विजय इंद्र चौधरी, पर्यवेक्षक रविंद्र खोड़वे आदि हाजिर थे। बच्चों को स्कूली शिक्षा साहित्य दिए गए। इस संस्कार क्लास के माध्यम से वर्णमाला, अक्षर पहचान, सांघिक खेल, बोध कथा, बौद्धिक स्वच्छता की आदत आदि चीजें सिखाई गई। इस समय शिक्षक कमलाकर झोड़गे, पंडित मेंढके, परमेश्वर आत्माने, नवनाथ सांगुड़े, मुकेश काले, शिवशंकर भंडारे आदि उपस्थित थे। इस समय 50 बच्चे बच्चियां और उनके पालक हाजिर थे। परभणी जिला स्थित सेलू के उप जिला अस्पताल में आज तारीख 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज महात्मा फुले योजना के तहत और आरबीएस के तहत ऑपरेशन शिविर संपन्न। इस ऑपरेशन शिविर में हर्निया, फिशर, फायोमोसिस के साथ अन्य ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशनों को कामयाब करने के लिए आरबीएस के तहत डॉक्टर आलेश बुरेवार, डॉक्टर सोनाली जादव, सचिन गायकवाड़ इन्होंने और उप जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने मेहनत ली। सर्जन के तौर पर डॉक्टर सुहास खोटे इन्होंने ऑपरेशन के लिए भूल तज्ञ के तौर पर डॉक्टर अरुण बप्पा रोडगे इन्होंने काम देखा। ये डॉक्टरों की टीम डॉक्टर जनार्दन गोड़ेगांवकर इनके मार्गदर्शन पर यह शिविर लिया गया। इस शिविर को पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर इन्होंने भेंट देकर सराहना की। परभणी के महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा लहराएगा, यही मेरी ओर से कोशिश रहेगी। ऐसी बात नए निर्वाचित राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख ने आज तारीख 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज राष्ट्रवादी भवन में बसमत रोड स्थित ली गई संवाददाता सम्मेलन में कहा। इस समय नए नियुक्त किए गए जिला कार्याध्यक्ष किरण सोनटके, पूर्व सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सुरेश जाधव, तहसीन अहमद खान, तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख, सौराज सिंह परिहार, मनपा गट नेता जाकिर लाला, पूर्व नगर अध्यक्ष एसएम अली पाशा, करीम बॉस, इमरान हुसैनी, विकास लंगोटे, अवरगंड, बाबा भाई पिंजारी रोडे के साथ सभी मनपा सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता तभी हाजिर थे। इस समय नए निर्वाचित प्रोफेसर किरण सोनटके और प्रताप भैया का सत्कार राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से किया गया। संवाददाता सम्मेलन में जिला कार्याध्यक्ष सोनटके इन्होंने कहा कि मनपा, जिला परिषद, नगर परिषद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा लगाने के लिए पक्ष श्रेष्ठी समय समय पर मीटिंग लेती जा रही है। हम भी जिले के यही प्रयास में लगे रहेंगे। इस समय नए निर्वाचित महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मला सांगा
मला परभणीच्या जनतेची मी कमाल वाटते. आमच्या वेळेस ज्यावेळेस 7व्या 8व्या दिवशी पाणी यायचं नाही तर आणि आपली पत्रकारांची देखील मला कमाल वाटते. हेडलाईन असायचं की 8 दिवस झाले पाणी नाही, 10 दिवस झाले पाणी नाही. आणि बरेच इथं महिन्या पाणी आलं नाही तरी कुणी वाच्यता करत नाही. राष्ट्रवादी समाधानी आहे का ह्या कारभारावर? नाही, महापालिकेच्या विषयात मी नाही बोलू शकत ना, कारण मी तिथं नाही. कधी अभ्यास कमी करतात. विरोधी पक्षाचं नेतृत्व तुमच्याकडेच आहे, राष्ट्रवादीकडे. प्रभाग समिती तुमच्याकडे आहे, शिक्षण सभापती पद पण एक आहे तुमच्याकडे. सत्तेमध्ये पण तुम्ही, विरोधात पण तुम्ही. तर पक्षाची जी भूमिका आहे याविषयी तुमचं काय म्हणणं? एका विरोधी पक्ष नेतेपद भेटलेले सभापती पद मिळतात किंवा एखाद्या कमिटीचे पद मिळतात ते इलेक्टिव्ह. हे काही काँग्रेसने दिलं म्हणून भेटले नाही आम्हाला किंवा कोणी आणखी दिलं म्हणून भेटले. तिथं सदस्य त्या कमिटीवर निवडून जातात आणि त्या कमिटीच्या आधारे तो सभापती म्हणून सत्ताधारी आहेत. म्हणून आता पुणे महापालिकेचं उदाहरण सांगतो तुम्हाला. महापालिकेला एक मागच्या काउन्सिल म्हणजे मागच्या हे महापौर होते काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि उपमहापौर होते काँग्रेसचे, तरी पण विरोधी नेतेपद पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे. म्हणजे हा कमिटी आमच्याकडे म्हणजे आम्ही सत्तेत सहभागी, याचा अर्थ असो तो अधिकार त्या कमिटीचे जे सदस्य त्यांना निवडण्याचा आहे आणि त्या पद्धतीने ते निवडणूक झाली. आघाडी नाही झाली तर लढावं लागणार ना. इकडे शिवसेना आपल्या आपल्या जागा लढवतील, आम्ही आपल्या काँग्रेस आघाडी झाली तर मग तिन्ही पक्षाची होईल, नाही झाली दोन्ही पक्षाची होऊ शकते, नाही झाली ते स्वतंत्र लढू शकतात. नुकत्याच उघडलेल्या महापालिकेच्या निवडणुका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका, त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी राष्ट्रवादीचा झेंडा लागावा यासाठी पक्षश्रेष्ठी प्रयत्न होत आहेत. त्यांच्या वेळोवेळी बैठका त्या ठिकाणी मुंबईला होत आहेत आणि त्यामध्ये आपल्या परभणीचा सुद्धा गांभीर्याने त्या ठिकाणी विचार करण्यात आला आणि येणाऱ्या काळामध्ये परभणी जिल्हा परिषद, परभणी महापालिका, परभणी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका ह्या सगळ्या राष्ट्रवादीच्याच असाव्यात यासाठी एक आणि योजना करण्यात आलेली आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणजे आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये 2 बदल करण्यात आलेले. सन्माननीय म्हणजे सहकारी मित्र प्रतापभाई देशमुख यांना आज शहर जिल्हाध्यक्षपदाची या ठिकाणी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे, जेणेकरून महापालिकेमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त लोक कशी निवडून आणता येतील या दृष्टिकोनातून जी व्यूहरचना केलेली आहे त्या व्यूहरचनेमध्ये सर्वानुमते असं ठरलं की बाहेरला ती जबाबदारी देण्यात यावी. आदरणीय बाबाजी साहेबांनी, मी, जयंतराव पाटील साहेबांनी आणि अजितदादांनी सर्वांनी मिळून हा निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और परभनी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादार, नायब तहसीलदार गायकवाड़, इन्होंने आज तारीख 22 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के रोज शहर के 77 राशन दुकानदारों की बैठक ली और उसमें सूचनाएं दी है कि जिन लाभार्थियों के परिवार सदस्यों का टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे लाभार्थियों को अनाज न दे, कोविड-19 प्रतिबंधात्मक टीका लेने वाले की जाँच कर ही अनाज बांटा जाए। ऐसा नहीं किया जाने पर संबंधित राशन दुकानदार को 10,000 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा इशारा इस समय दिया। शहर में एक दुकानदार के पास 1,000 लाभार्थी है, ऐसे समझकर 77,000 लाभार्थी होते हैं, ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने दी। राशन दुकानदारों ने लाभार्थियों ने कोविड-19 प्रतिबंधात्मक टीका लिया है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर अनाज वितरित करे, ऐसा सूचना दी गई है। हम यह अवगत कराते चले कि देवीदास पवार जी, आप मनपा आयुक्त की ख्याल रखे। जहाँ पर आज रास्ते देख रहे हैं तो खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा दिखाई देता है और पूरे शहर की हालत बद से बदतर होती गई है। इस ओर आप ध्यान न देते हुए एक राशन दुकानदार के पास 1,000 राशन लाभार्थी है, इसकी ज्ञान रख रहे हैं, लेकिन शहर में गंदा पानी आ रहा है और नलों को पानी जो मिल रहा है पहले शुरुआत में ही कई जगहों पे लीकेज होने के कारण इसमें गंदा पानी आने से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। ये भी आपको जो है तो जानकारी नहीं, लेकिन बाहर की जानकारी आप भरपूर रख रहे हैं, इसलिए कि आप पर जिला अधिकारी आंचल गोयल मैडम इन्होंने जो कमान कसी हुई है, लेकिन जनता यहाँ की जो भोली भाली है उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी ओर मनपा आयुक्त ध्यान दे, ताकि आने वाले महानगर पालिका में इसमें मनपा सदस्यों पर भी बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। इस पे मनपा सदस्य भी आवाज उठाए, ये हमारी मांग है। परभनी शहर के तमाम नागरिक इस बात ख्याल कर रहे हैं कि भाई जो नलों से पानी आ रहा है ये तमाम जगहों पर लीकेजेस होने के कारण गंदा पानी नलों को आ रहा है और साथ ही साथ इसके वजह से स्वास्थ्य खतरे में है। उससे
उसी के साथ साथ यहाँ के जो रास्ते हैं, रास्ते में खड्डा, खड्डे में रास्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इतनी दुर्दशा हालत की आज शहर की हो चुकी है। और आपने जो डागडूजी करी हुई रास्ते में, वो तो भयकर भी जा रही है। और कई जगहों पर तो ऐसे है कि थातुर मातुर जो काम किया गया है उसको देखकर भी लोग जो तो गिरते दिखाई दे रहे हैं रास्तों पर। इसके और मनपा आयुक्त ध्यान दे। और जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि टीकाकरण के लिए सख्ती की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इस पर सख्ती ना करे, इसके बावजूद आप ये बता रहे हैं कि राशन दुकानदारों को अगर से टीकाकरण करने वाले सदस्यों को नहीं देखा जाएगा तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कौन से बेसिक से किया जा रहा है? या परभनी शहर में कोई कानून कायदा सुव्यवस्था रहा नहीं है क्या? खाली जिला अधिकारी और जो तो मनपा आयुक्त जो आदेश देंगे उसका ही पालन होगा, ऐसा भी जनता में कहा जा रहा है। राशन कार्ड धारकों में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो लाभार्थी है, जिसमें बीपीएल भी आते हैं और तमाम जो राशन कार्ड वो अलग अलग योजना में आते हैं। इन पर अगर से सख्ती की जाएगी तो आने वाले दिनों में उद्रेक होगा और जनता रास्ते पर निकलेगी। आपको सुधरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे आज जो नए निर्वाचित और जो आज चुनकर आ रहे हैं नगर सेवक, इनसे भी हमारी अपील है कि वो एनजीओ ये लोग रास्ते पर निकले और इन जो अधिकारी जो अपनी मनमानी चला रहे हैं इनके तानाशाही को कहीं ना कहीं लगाम कसे। मनपा आयुक्त, कमिश्नर साहब, तहसीलदार बिराजदार साहब और नायब तहसीलदार वाघमारे साहब, इन्होंने तहसील के अंदर सब राशन दुकानदारों की एक मीटिंग रखी है, जिस मीटिंग में आह्वान किया है कि राशन कार्ड धारक को सूचना दी जाए कि हर कार्ड धारक ने फैमिली के साथ वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन लेने का जो है राशन दुकानदारों के ज़रिए सूचना प्रसारण करना चाहिए। इसके लिए राशन दुकानदारों को आज सूचना दे चुके हैं। हर राशन कार्ड धारक ने अपने फैमिली के साथ वैक्सीन लेकर राशन दुकान पर वो प्रमाण पत्र लाकर दे और फिर उसका राशन कार्ड चालू रहेगा और राशन भी मिलेगा। ऐसी सूचना के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इसमें हम पूरा सहकार्य करेंगे और पूरे सब कार्ड धारक को अपना जो भी सूचना मिली है वो कार्ड धारक तक पहुंचाएंगे और इसको वैक्सीन को जो कामयाब करेंगे। अच्छे से अच्छा परसेंटेज हम अपने एरिया से देंगे। कोविड-19 हा साथीचा रोग हा जागतिक रोग आहे आणि जागतिक संकट आहे। याच्यावर दोनच उपाय आहेत आपल्याकडे। एक म्हणजे मास्क वापरणे आणि दुसरं म्हणजे वॅक्सिनेशन घेणे। हे दोनच संशोधन करून सापडलेले उपाय आहेत। याशिवाय तिसरा कुठलाही उपाय नाही आहे सध्या स्थितीत। परंतु याशिवाय समाजामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वाईट प्रवृत्तीच्या संकल्पना गेलेल्या आहेत की वॅक्सिनेशन करू नका म्हणून गैरसमज भरपूर झालेले आहेत। हे चुकीचे आहेत। यासाठी आम्ही विविध मौलानांची बैठक घेतलेली, मी दोन वेळेस मौलानांची बैठक घेतलेली आहे, सन्मानित सदस्यांची घेतलेली आहे, अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मान्यवरांची बैठक घेतलेली आहे, त्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतलेली आहे आणि सांगितलेलं आहे की वॅक्सिनेशन किती महत्त्वाचं आहे। वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर कुठलाही दुष्परिणाम नाही हे 100% संशोधनाने सिद्ध झालेलं आहे। यामुळं आता आपल्या शहरामध्ये साधारणपणे 2.25 लाख लोकांचं वॅक्सिनेशन करायचं आहे आणि आज शहरामध्ये 1,12,000 लोकांचं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे आणि 1 लाख साधारणपणे 1 लाख वॅक्सिनेशन करायचं आहे आणि हे 1 लाख वॅक्सिनेशन येणाऱ्या 30 तारखेपूर्वी करण्याचा महापालिका आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम गोयल मॅडमनी निर्णय घेतलेला आहे। यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीची जनजागृती करून लोकांना वॅक्सिनेशन करून घ्यावं असं सांगत आहोत। या अनुषंगानेच आज आम्ही एक जिल्हाधिकारी मॅडमनी रेशन दुकानदार आहेत या रेशन दुकानदारांना आदेशित केलेलं आहे की आपल्याकडे येणाऱ्या नागरिकांना लसीकरणाचं वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्र दाखवावं आणि त्यांना लस देणं। जोपर्यंत नागरिक लसीकरणाचं वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्र रेशन दुकानदारांना दाखवत नाही तोपर्यंत देऊ नका अशा सूचना दिल्या आहेत। याची जनजागृती करण्यासाठी हेच समजून सांगण्यासाठी आज मी शहरातले जे रेशन दुकानदार आहेत यांची रेशन दुकानदाराची बैठक घेतली। त्यांना हे समजून सांगितलेलं आहे की आपल्याकडे येणारा ग्राहक यांना आपण वॅक्सिनेशन घेतल्याचं प्रमाणपत्र मागावे। वॅक्सिनेशन प्रमाणपत्राचं घेतल्यानंतरच त्यांना रेशन द्यावं आणि जर वॅक्सिनेशन घेतलं नसेल तर संपूर्ण वार्डामध्ये साधारणपणे 28 माझे सेंटर सुरू आहेत। 28 सेंटरमध्ये कोण्याही ठिकाणी जाऊन लसीकरण करून या आणि लगेच रेशन दुकान घेऊन जा अशा सूचना दिलेल्या आहेत आणि मला विश्वास आहे माझे सर्व रेशन दुकानदार याला सहकार्य करतील आणि परभणी शहरातले नागरिकही लसीकरणाला सहकार्य करतील आणि येणाऱ्या 30 तारखेपूर्वी 100% लसीकरण होईल आणि राहिलेले 1 लाख लोकसंख्येचं बी लसीकरण होईल। धन्यवाद।
बेरोजगारों के लिए भर्ती मेलावे का 28 अक्टूबर के रोज आयोजन। परभनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के BTRI विभाग द्वारा प्याजियो मोटर्स बारामती और कोहिनूर रोप्स सेलू इन कंपनियों के लिए तारीख 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के रोज सुबह 11 बजे भर्ती के लिए उम्मीदवार हाजिर रहे। इन कंपनियों में जोडारी, डीजल मैकेनिक, यांत्रिक मोटर गाड़ी मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल यानी कि जनरल पेंटर लगेगा उनको, और ऑटो इंजीनियर, टेक्नीशियन, PPO और इलेक्ट्रीशियन इन कारोबार के लिए भर्ती मेलावे का आयोजन 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आयोजित की गई है। अधिक जानकारी के लिए 02452 24 24 58 पर संपर्क करें, ऐसा परभनी के BTRI के अंशकालीन प्रिंसिपल ने बताया है। जिंतूर में गोसावी समाज के विविध मांगों के लिए सम्मेलन संपन्न। परभनी जिले के जिंतूर शहर के 2 किलोमीटर दूरी पर रहे श्री हीरामन गिरी महाराज जागृत संस्थान भूसा टेकड़ी पर समाधि के स्थल पर तारीख 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार के रोज अखिल भारतीय भटके गोसावी महासंघ की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस समय विविध समस्याओं के मांगों के लिए हजारों गोसावी समाज एक जगह जमा हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान, राष्ट्रीय सचिव लाला साहब चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी गोसावी, महासंघ नेता चेतन चौहान, विनोद चौहान, संजय बामने, मराठवाड़ा अध्यक्ष शिवाजी गिरी, अशोक गिरी महाराज, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख अभय माड़ी, दिगंबर गिरी, शत्रुघ्न गिरी के साथ अन्य मान्यगण मंच पर हाजिर थे। इस समय हमारे संवाददाता से क्या कहा, आइए जानते हैं। संत हिरामणगिरी महाराज जागृत संस्थान जिंतूर इथं भव्य दिव्य असे मेळावा गोसावी समाजाचा होत असतो, पण जे आम्हाला जे शासनाकडून निधी भेटायला पाहिजे ते हिरामणगिरी महाराज संस्थानला कधीच भेटलेले नाही। तर याच्यावर सरकारने विचार करायला पाहिजे आणि जे इथले जे आपले प्रॉपर आहेत जिंतूर विधानसभा चे जे आमदार वगैरे आहेत, काही कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी पण निधीसाठी उपयुक्त आणि मदत द्यायला पाहिजे, कारण की जिंतूर या ठिकाणी गोसावी समाजाचे भव्य असे इथं सभागृह उभा राहायला पाहिजे, असे गोसावी समाजाच्याकडून भव्य असे मागणी आहे। हे मी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चव्हाण। आमचा गोसावी समाज हा गेली 70-75 वर्ष भारत स्वतंत्र होऊनही आमच्यावर सातत्याने अन्याय होत आहे सरकारचा। आम्हालाही कोणत्याही शासनाच्या सोयीसुविधा नाही। अजूनही माझा समाज हा पालावर आणि झोपडीत राहणारा, भटकंती करणारा, अजूनही आम्हाला कोणत्याही प्रकारची शासनाची जमीन अथवा गायरान माळरान ही नाही आहे। आमच्या कोणत्याही गोसावी समाजाला स्वतःचं हक्काचं घर अजूनही शासनाकडून नाही आहे। तर आम्ही जगायचं कसं? आम्ही विचारायचं कोणाला, जायचं कोणाकडे? शासन हे फक्त आणि फक्त जातीनुसार, आपल्या धर्मानुसार या लोकांचा फक्त वापर करून घेतोय आणि आमचा समाज असा आहे तसा गुरफटतोय। शासनाला सांगणं एकच आहे की आमचा विचार करावा। जसा आता संशोधन अहवाल तयार झाला आहे, सरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या संशोधन अहवालाचा विचार करून आमच्या समाजाला, जातीला योग्य तो न्याय मिळावा, बस एवढी आमची एक मागणी आहे। राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून काम करतोय। आज भटक्या गोसावी समाजाची लोकसंख्या साधारणतः 10 ते 12 लाख महाराष्ट्रात, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि ह्या भटक्या गोसावी समाजाची अवस्था आज आदिवासीपेक्षाही भयानक अवस्थेमध्ये आमचा समाज जीवन जगतोय। त्यात जास्तीत जास्त मराठवाड्यामध्ये आमचा समाज आहे। आज औरंगाबाद जिल्हा, जालना जिल्हा, परत नांदेड जिल्हा, उस्मानाबाद जिल्हा, अशा अनेक जिल्ह्यामध्ये 7-8 जिल्हे जे मराठवाड्यामध्ये येत आहेत, त्यामध्ये अतिशय हालाकीचे जीवन जगत आहे। नोकऱ्या नाहीत, दाखले जे आम्हाला आता सवलती मिळतात NTBच्या, त्यासुद्धा सवलती NTBमध्ये जवळपास 50 जमाती आहेत। त्या 50 जमातीमध्ये 2.5% आरक्षण आहे आणि हे आरक्षण मिळताना आमच्या समाजाला कुठेच प्राधान्यानं नोकऱ्याही मिळत नाही। अजूनही पोरं रोजगार, बेरोजगारी, भयानक बेरोजगारी आहे। पालं अजून गावाच्या बाहेर तुम्ही बैठला तर गावाच्या बाहेर पालं टाकून हा समाज जीवन जगत आहे। कटलेरी व्यवसाय करणे, भंगार गोळा करणे, अशा पद्धतीने जीवन जगत आहे। महाराष्ट्र शासनाने आता बार्टी म्हणून एक संस्था आहे, त्या संस्थेने आमचा अहवाल दिलेला आहे महाराष्ट्र शासनाकडे। तर तो अहवालामध्ये आमची जनगणना व्हावी, त्याचबरोबर समाजाची वस्तुस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वे करून अहवाल शासनाला म्हणजे राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत अभ्यासगट नेमून त्यांची पाहणी करण्यात यावी असं हे दिलेलं आहे, शिफारस केलेली आहे। तर ह्या पुढच्या काळामध्ये
आमची आता मंत्रालयामध्ये तातडीनं शासनानं मिटिंग घ्यावी, गोसावी समाजाच्या शिष्टमंडळास बोलावून आणि आमच्या मागण्या संदर्भात सत्वर चर्चा करावी अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.